ये चार्ज कोई प्रकृति में नहीं है, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, फसलें नहीं हो रही हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाग नहीं है, जैसे आम के बाग की आपने वो दशहरी का लगा दिया और चौसा का लगा दिया, नहीं, चार्ज प्रॉपर्टी है। जिस तरीके का फोर्स होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस तरीके का चार्ज डिफाइन किया जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हम कर रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। उस फोर्स की वजह से जो मोशन होगा, फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, फोर्स की वजह से। हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लंबी जर्नी हम लोगों ने देखी, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े, जहाँ पर हम लोगों ने चार्ज से स्टार्ट किया और फिर हम लोगों ने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में समझा, और फिर हम लोगों ने उस चार्ज की फील्ड की बात करी और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। मैं अभी जो बात सिखाना चाह रहा हूँ या जो बात हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो बात ये है कि हम थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे उन्हीं चार्जेस के बारे में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वही फोर्स होगा। अब थोड़ा सा एक कदम हम लोगों को आगे बढ़ना है, या ये कह लें कि उसी सिचुएशन को हमको दूसरी नज़र से देखना है। जैसे हम लोगों ने जो अभी तक बात पढ़ी वो ऐसी थी कि एक कोई चीज़ हमारे पास चार्ज थी, ठीक बात है। चार्ज क्या चीज़ थी? चार्ज हम लोगों ने ये समझा कि चार्ज किसी मैटर की प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ये बात पता लगाई कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स। तो हम लोगों ने चार्ज से जो चीज़ डिराइव करी वो चीज़ थी हमारी फोर्स। हम लोगों ने फोर्स समझा कि चार्ज और फोर्स में क्या रिलेशन है। बिल्कुल शुरुआत में जो हम लोगों का जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत कहें, या अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलना चाहते हैं तो चार्ज और फील्ड जो पहला चैप्टर है उसका पहला टॉपिक ही चार्ज था और नेक्स्ट टॉपिक फोर्स है। बहुत सारे लोग फोर्स से ही ऐसा समझते हैं कि फोर्स से ही स्टार्ट हो रहा है, वो चार्ज को उतना एम्फेसिस नहीं करते। कोई बात नहीं, हम लोग हर चीज़ पर एम्फेसिस करते हैं। चार्ज और फोर्स का रिलेशन आपने समझा। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने फोर्स से एक चीज़ डिराइव करी जिसका नाम था फील्ड इंटेंसिटी। आपको अगर इन दोनों चीज़ों का रिलेशन समझ में आता है तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी जंग जीती है। क्या जंग है? जंग ये है कि फोर्स से फील्ड इंटेंसिटी। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फोर्स जो चीज़ है वो एक्चुअली बिटवीन टू चार्जेस होता है। हम लोगों ने ये बात समझी कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला भी हम लोगों ने ऐसा ही पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो K Q1 अपॉन R² होता है। अगर Q1 और Q2 में से एक भी चीज़ ज़ीरो होगी, अगर एक भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की कल्पना नहीं करते। ये एक बात। फिर मैं ये बता रहा था आपको कि हम फोर्स से फील्ड इंटेंसिटी पर आए। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा एट अ पॉइंट डिफाइन की जाती है। हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन समझी। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन का मतलब कि हम लोगों ने सिंगल पॉइंट चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करी, हम लोगों ने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कहीं पर फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करी, हम लोगों ने ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पर तीन डिफरेंट चार्जेस रख के फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करी, हम लोगों ने स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर पेंटागन, हेक्सागन, बहुत सारी आर्बिट्ररी सिचुएशन। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आ गए, जहाँ पर एक लाइन चार्ज था, जहाँ पर एक शीट चार्ज थी, जहाँ पर एक स्फेरिकल शेल था, जहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर था। हमारे पिछले टॉपिक्स में यही सब था। पर मैं अभी केवल बॉटम लाइन पर हूँ। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि फील्ड इंटेंसिटी जो भी टर्म है दैट इज ऑलवेज डिफाइंड एट अ पॉइंट। उस फील्ड इंटेंसिटी का कारक बदल जाता है। कारक का मतलब कॉज बदल जाता है। कॉज का मतलब हो सकता है कि अगर किसी एक पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी गिवन है कि इस पॉइंट पर से दैट, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है।
अगर आपको किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी ये गिवन है कि यहाँ पर 10 न्यूटन पर कूलम है, तो आप ये नहीं बता सकते कि उस पॉइंट पर वो फील्ड इंटेंसिटी एक सिंगल चार्ज की है या दो चार्ज की है या ट्राइंगल का सेंटर, कुछ भी हो सकता है। फोर्स और फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन ये था कि किसी एक पॉइंट पर जो फील्ड इंटेंसिटी होती थी, जिसको हम लोग ई कह रहे हैं, वो फील्ड इंटेंसिटी होती थी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यही तो था, इतनी सी तो बात थी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड एज फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट वेयर द टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड। और फिर गॉस में भी हम लोगों ने निकाला। अभी बॉटम लाइन ये है कि फोर्स और फील्ड में रिलेशन सिर्फ ये है कि फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिफाइन की जाएगी और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होगा। मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि जो टॉपिक का हमारा नाम है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसमें वो ये बात कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को कोई एक ऐसी सिचुएशन गिवन है कि एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, या ऐसी सिचुएशन गिवन है कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। मान लीजिए ये ऐसी दो सिचुएशन हमारे पास आती हैं, हम इसमें क्या बोलते हैं कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही तो हम लोग कहते थे, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा और सब इस तरीके की बातें। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जब ये हम लोगों ने पढ़ा और इसके ठीक पहले हम लोगों ने कूलम्स प्रोपोर्शनैलिटी में एक ये भी चीज़ पढ़ी, जो मैंने आपको बताया भी था कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो फिर वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं एंड इफ दे आर फ्री टू मूव देन दे विल मूव, एंड इफ दे आर मूविंग अंडर सम फोर्स, उस फोर्स की वजह से इनके ऊपर एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने की वजह से उसकी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब हम लोग पिक्चर में लाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमारा जो चार्ज से रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझिए, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या आपको बात समझा रहा हूं, फिर से समझिए कि ये ऐसा नहीं है कि फोर्स की एक अलग सिचुएशन है और एनर्जी की एक अलग सिचुएशन है और इंटेंसिटी की एक अलग सिचुएशन है, सब कुछ उसी सिचुएशन में हो रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? अगर आपको मंदिर से लेना देना है तो मंदिर है, और अगर भगवान से लेना देना है तो मंदिर की ज़रूरत नहीं भी हो सकती है। वो सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव की बात है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ये है, इस सिचुएशन को देखिए। ये क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। यू कैन गो फॉर दिस सिचुएशन और दिस सिचुएशन। दोनों ही सिचुएशन में जो फोर्स, अभी हम लोग टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं, जबकि सामने यहाँ पर दिख रहा है कि ये सिचुएशन वेरिएबल फोर्स की है। वेरिएबल फोर्स का मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे दो चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे या बाय एनी मीन्स अगर ये आर चेंज होगा तो हम ये बात कह रहे हैं कि जो ये सिचुएशन है ये वेरिएबल फोर्स की सिचुएशन है, वेरिएबल फोर्स की। इसका मतलब कि अब दूसरी बात ये कि अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, मैंने क्या बोला कि दो चार्जेस हैं, हम लोगों ने क्योंकि जितनी भी सिचुएशन अभी तक हम लोगों ने जितनी सिचुएशन पढ़ी कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, देन वी फील लाइक कि द टू चार्जेस विल रिमेन स्टेशनरी। पर ऐसा नहीं, आपको उन सिचुएशंस में जहां पर फोर्स कैलकुलेट करवाया जा रहा था वहां पर केवल फोर्स कैलकुलेट कराया जा रहा था। वो ऐसा कुछ नहीं क्लेम करते कि दो चार्जेस अगर कहीं रैंडम दो चार्जेस हैं और वो फिक्स है, नहीं। उनको फिक्स रखने के लिए हमको कुछ उसके उपाय करने पड़ेंगे, कुछ दूसरे फोर्स लगाने पड़ेंगे, या जो हम लोगों ने जो जैसे एक सिचुएशन पढ़ी हम लोगों ने कि दो स्ट्रिंग्स से दो मासेस हम लोगों ने सस्पेंड किए, तो वो स्ट्रिंग से अटैच थी बॉल्स।
रैंडम केस अगर हम लोगों ने ऐसा ये सिचुएशन लिया है कि एक चार्ज ये एक चार्ज ये और उसके बीच में फोर्स लग रहा है, तो वो स्टेशनरी रहेंगे? नहीं रहेंगे. इफ दे आर फ्री टू मूव दे विल डेफिनेटली मूव. Being like charges they will move apart, and being unlike charges they will come closer. What am I trying to say कि इन दोनों ही situations में चार्जेस भले ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं, मोशन तो है ना. और अगर मोशन है तो वर्क डन है. क्यों? क्योंकि फोर्स है और मोशन है तो वर्क डन है. वो जो वर्क डन होता है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. वो वर्क डन हम लोगों को कैलकुलेट करना है, वो वर्क डन हम लोगों को डिफाइन करना है. और जहां कहीं भी वर्ड पोटेंशियल आता है, अंग्रेजी का शब्द है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एबिलिटीज से रिलेटेड होता है, एक्चुअलिटी से रिलेटेड होता है. पोटेंशियल के साथ हिडन वर्ड भी यूज किया जाता है. पोटेंशियल जहां कहीं भी हम बोलते हैं कि दिस पर्सन हैज दिस potential, this much potential, or you don't have potential to succeed in this field, or you have lot of potential. तो lot of में इसका मतलब uncountable noun तो हो गया ना. adjectives के तौर पर भी हम लोग यूज करते हैं. यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पोटेंशियल वर्ड जहाँ भी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी को जस्टिफाई करने के लिए आता है कि इस सिचुएशन में जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में है. और ऐसी सिचुएशन में जब फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कहाँ से आ रही है एनर्जी? इस बात का जस्टिफिकेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी से. तो मैं ये बात यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी, पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी कम से कम दो चार्जेस होने चाहिए. जैसे यहाँ पर दो चार्जेस हैं, वैसे यहाँ पर भी दो चार्जेस तो होने चाहिए. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट टू चार्जेस. आप ये कह सकते हैं कि दो चार्जेस का मतलब क्या है कि अगर एक सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं डिफाइन कर सकते. क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो वर्क डन है कहीं पर भी. और वर्क डन का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें होंगी और उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा अदर देन 90 होगा, तभी वर्क डन होगा. और ऐसी सिचुएशन में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं. तो जैसे फोर्स से फील्ड इंटेंसिटी वर्ड डिराइव हुआ, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी से वर्ड डिफाइन हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये वर्ड है पोटेंशियल. मैंने गलती से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया था, पर मैं रुक गया और ये बात डिफाइन करने के लिए कि यहाँ पर भी पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन किया जाएगा. ध्यान से समझिए कैसे इन दोनों में क्या रिलेशन है, या इन दोनों में क्या रिलेशन है. जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला कि दो चार्जेस का जो वर्क डन होगा, वर्क डन का मतलब वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आएगा. फोर्स आएगा तो Q1 Q2 आएगा. तो इसका मतलब जब दो चार्जेस में आएगा तब ये ऐसा आएगा. और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये वर्क डन है, और ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ये है पोटेंशियल V से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. ठीक बात है. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने इस पूरे जो ये 5 शब्द यहाँ पर लिखे, पहला शब्द हमारा ये है इलेक्ट्रिक चार्ज है, दूसरा शब्द मैंने फोर्स लिखा, तीसरा शब्द मैंने फील्ड इंटेंसिटी लिखा, चौथा शब्द मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा, और फिर पांचवा शब्द ये पोटेंशियल लिखा. मैंने कहीं पर भी अभी तक इलेक्ट्रिक नहीं लिखा. पर ये बात समझ लीजिए कि अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक हो गया तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी. अगर ये फोर्स ग्रेविटेशनल हो गया तो चार्ज भी ग्रेविटेशनल होगा, तो पोटेंशियल भी ग्रेविटेशनल होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ग्रेविटेशनल होगी, तो फील्ड इंटेंसिटी भी ग्रेविटेशनल होगी. एंड सेम इज ट्रू फॉर द थर्ड फंडामेंटल फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, कि हम लोग मैग्नेटिक चार्ज डिफाइन कर सकते हैं. ये चार्ज कोई प्रकृति में नहीं है, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है.
फसलें नहीं हो रही हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाग नहीं हैं, जैसे आम के बाग कि आपने वो दशहरी का लगा दिया और चौसा का लगा दिया, नहीं, चार्ज प्रॉपर्टी है। जिस तरीके का फोर्स होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस तरीके का चार्ज डिफाइन किया जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हम कर रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। उस फोर्स की वजह से जो मोशन होगा, फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, फोर्स की वजह से, फोर्स और मोशन से जो वर्क डन आएगा, वर्क डन तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई बॉल जो फ्रीली फॉलिंग बॉल है, जो आपने मैकेनिकल एनर्जी के केस में आपने ये सिचुएशन पढ़ी और वहाँ पर जस्टिफाई किया कि अब बॉल इज़ फ्रीली फॉलिंग, ऐसा कहीं यहाँ पे आप किसी एक हाइट से बॉल गिरा देते थे कि ये U0 से आ गया और फिर यहाँ पर ग्राउंड पे वो स्ट्राइक करेगा। तो अगर कोई बॉल फ्री फॉल कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक्सेलरेशन होता है। उस एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, और उस स्पीड के बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये बॉल जब फ्री फॉल कर रही है, किसी एक हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया, तो ज़मीन पर आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। जितने तरीके के फोर्स उतने तरीके की पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कोई धर्म नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब केवल मोशन है, और मोशन का कॉज क्या होगा? या तो ये वाला फोर्स, या तो वो वाला फोर्स, या तो वो वाला फोर्स। अगर तीन तरीके के फोर्स हैं तो तीन तरीके का चार्ज है, तीन तरीके का पोटेंशियल है, तीन तरीके की फील्ड इंटेंसिटी है, और तीन तरीके की पोटेंशियल एनर्जी है। और ये सारा खेल इस तरीके से चलता है पोटेंशियल का। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, या हम ये कहना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है। सिस्टम का मतलब क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने ये बात समझ ली है कि जितने तरीके के चार्ज, ये मैंने हो गया। अभी क्या है कि हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर ये एक चार्ज है, मान लीजिए ये कोई एक चार्ज है, और ये इसके चारों तरफ का एरिया जहाँ पर फील्ड जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इसकी फील्ड है, और फील्ड में फिर एक चीज़ यहाँ पर ऐसी आ गई थी कि ये इसकी बाउंड्री हो गई। और बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? बाउंड्री का मतलब ये हो गया कि ये इन्फिनिटी। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एक चार्ज, अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लिया है, तो इस पॉइंट चार्ज के लिए सिंपल सिचुएशन ये है कि ये हम लोगों ने बाउंड्री बनाई है। इसका मतलब ये इन्फिनिटी है, यहाँ पर आर इन्फिनिटी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेफरेंस चार्ज। इसको हम लोग रेफरेंस चार्ज कहते हैं, रेफरेंस चार्ज Q। ये जो Q हमारा रेफरेंस चार्ज है। रेफरेंस चार्ज मैंने पहले भी बताया, जिस चार्ज की फील्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस चार्ज की फील्ड में किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को निकालनी है, उस चार्ज का नाम रेफरेंस चार्ज होता है। आइए देखते हैं हम लोग कि क्या यहाँ पर करना चाहते हैं हम लोग, और कैसे हम लोग इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। सिस्टम का मतलब क्या है? लेट्स से कि ये कोई एक चार्ज Q1 है, इसको Q1 कह देते हैं, और फिर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने P रख दिया, और R डिस्टेंस हम लोग यहाँ से मेज़र कर रहे हैं। यहाँ पर R हम लोगों ने 0 रख दिया रेफरेंस चार्ज की पोजीशन पे। हमारा इंटेंशन क्या है कि हम ये चाहते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, हम ये चाहते हैं कि एक चार्ज को ये देखिए, ये क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। यू मे फील अ लिटिल ऑकवर्ड कि ये कहाँ से एकदम से डेफिनेशन ले आए,
थोड़ी देर का स्ट्रगल है, 10-15 मिनट का स्ट्रगल अगर आप देख लेंगे तो उससे एक अच्छा कंक्लूजन निकलता है, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी in moving a charge Q2 from infinity to a point P in the field of Q1. क्या है? Work done by external agency in moving a charge Q2 from infinity to point P in the field of Q1 without any acceleration. हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक चार्ज Q2 को, Q2 भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है Q1 की तरह, Q1 यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है। हो सकता है कि आपने पहले वर्क डन को इतना सीरियसली ना लिया हो। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो वर्क डन का फॉर्मूला था, ये सबसे पहले आपने पढ़ा था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे पहले जूनियर क्लास में आपने पढ़ा, फिर क्लास 11th में आपने ऐसा पढ़ा कि ये F डॉट एक्स होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। फिर आपने एक चीज़ ऐसी पढ़ी कि जो ये वर्क डन, अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसा हो जाता है कि ये वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में F कांस्टेंट है। F कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि फोर्स इज नॉट द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज द बॉडी इज मूविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर नॉट चेंजिंग। तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, तो हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं F इंटू एक्स। और जब फोर्स वेरिएबल हो जाता है, ये जो सिचुएशन है जहाँ कहीं पर भी हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, वो हमेशा वेरिएबल फोर्स का केस होता है। इंटीग्रेशन का बेसिक ही यही होता है कि जहाँ पर y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ऐसी सिचुएशन में y इज़ द फंक्शन ऑफ x का मतलब कि मैथ्स की लैंग्वेज है, नेवर माइंड, कि y इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर y और x के बीच में कोई भी शेप आ रहा है ग्राफ का, तो उसमें एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। अभी आप नॉर्मल, जब आप फिजिक्स के मूड में हैं, आप मैथ्स के मूड में नहीं हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इन दिस वे कि जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो F डॉट एक्स लगा देंगे, और जब फोर्स वेरिएबल होगा तब F डॉट डी एक्स लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग बार बार ये बात देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा फोर्स है वो निश्चित तौर पर वेरिएबल होता है। कैसा वेरिएबल है? ऐसा वेरिएबल है कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ऐसी सिचुएशन में जब फोर्स R का फंक्शन होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये Q2 जैसे जैसे आएगा, आप देखिए हम क्या करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर इतनी सिचुएशन हमको दी थी कि हमको इस चार्ज को Q2 को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना है। मान लेते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने कोई एक हम लोगों ने दूसरा चार्ज एक P पॉइंट यहाँ पर ले लिया, या A पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। बहुत ध्यान से देखिए, जानबूझ के हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस हम लोगों ने dx लिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने AB डिस्टेंस dx लिया, क्यों इस तरफ ले रहे हैं? क्योंकि डेफिनीशन ये है कि हमको चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड लाना है, इस डायरेक्शन में लाना है। तो अगर हम ऐसा माने कि ये dx स्मॉल डिस्टेंस है और r0 हम लोगों ने यहाँ एज्यूम किया, तो ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग r ले लें कि ये A पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम लोगों ने r ले लिया, तो दिस स्मॉल डिस्टेंस कैन बी टेकन एज dr। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग dr को माइनस dx भी कह सकते हैं, क्योंकि ये cos 180 हो जाएगा वेक्टर वाले सिचुएशन से। तो अब अगर यहाँ पर हमने अपना फेवरेट चार्ज, जो ये वाला चार्ज था, जब ये Q2 चार्ज हम यहाँ पर लाए और हमने यहाँ रखा, बहुत ध्यान से देखिए, एक फोर्स यहाँ पर F है। क्या नाम है? एक फोर्स का नाम है F क्या फोर्स है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब
जब इस पोजीशन पर है तो यहाँ पर एक फोर्स F लग रहा है। फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया? क्योंकि रेफरेंस चार्ज भी पॉजिटिव है और ये दूसरा चार्ज जिसको हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे हैं, सो कॉल्ड टेस्ट चार्ज, वो भी पॉजिटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में F इधर लगेगा। पर हम लोगों ने यहाँ पर एक बात ये कही कि हम चार्ज को विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाना चाहते हैं। इसका मतलब कि वी वांट टू मूव द चार्ज विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, आप ये बात सब मैकेनिक्स में तो आप लोग मास्टर हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम v कांस्टेंट चाह रहे हैं, तो v कांस्टेंट का मतलब है कि आप डेल्टा v ज़ीरो चाह रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप एक्सेलरेशन ज़ीरो चाह रहे हैं। और अगर आप एक्सेलरेशन ज़ीरो चाह रहे हैं तो इसका दूसरे शब्दों में मतलब ये है कि ये आप F0 चाह रहे हैं, और ये F कोई साधारण F नहीं है बल्कि ये नेट फोर्स है। जब कभी भी आप न्यूटन सेकेंड लॉ को F इज इक्वल टू ma के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप न्यूटन के सेकेंड लॉ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो F है ये नेट फोर्स है, ये केवल फोर्स नहीं है, नेट फोर्स। इसका मतलब कि जब ये चार्ज इस पॉइंट पर है, A पॉइंट पर, तब इसके ऊपर ये फोर्स F लग रहा है। F फोर्स कौन लगा रहा है? F इज द फोर्स ऑन Q2 बाय द फील्ड, बाय द फील्ड ऑफ Q1। Q1 की फील्ड में है इसलिए Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर एक फोर्स F डैश लगा देंगे। Just assume, imagine the situation if charge Q2 is repelled by Q1 in that direction and you are bringing, you being an external agency, suppose you are an electrical agency and you have to bring the charge Q2, आपको उसको constant velocity से लाना है। इसका मतलब स्पीड भी constant, डायरेक्शन भी constant, तो ऐसी सिचुएशन में आपको नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। और क्योंकि F जो है वो फंक्शन है, F जो है वो फंक्शन है डिस्टेंस का, तो आपको F डैश भी उसी के हिसाब से मूव करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से कि यहाँ से जो F डैश आएगा वो माइनस ऑफ F आएगा। इसका मतलब F डैश क्या चीज है? F डैश इज द फोर्स ऑन Q2 बाय एक्सटर्नल एजेंसी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। देखिए ध्यान से, एक्सटर्नल एजेंसी का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप कोई चार्ज पे लंगर डाल के खींच लेंगे। नो, if we are talking about electric charge, the external agency would again be an electric field only, not the field of Q1 but some other field। इसका मतलब कि जो ये वर्ड एक्सटर्नल आ रहा है, एक्सटर्नल का मतलब सिर्फ ये है कि एनी इलेक्ट्रिकल बॉडी, एनी इलेक्ट्रिकल एजेंसी विच इज मूविंग द चार्ज Q2, ये वाला चार्ज Q2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर हमको यहाँ पर ये हम कह रहे हैं कि इफ dW इज वर्क डन बाय F डैश, बहुत ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय F डैश इन मूविंग, ये देखिए वर्क डन बाय F डैश इन मूविंग Q2 थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx। बहुत ध्यान से देखिए, थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx। तो ये जो वर्क डन आएगा ये आएगा F डैश डॉट dx। F डैश और dx के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इसका मतलब ये आ गया F डैश dx cos 0 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये देखा कि जब हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये होता है कि F डैश का मॉडुलस F के बराबर है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि F डैश का मैग्नीट्यूड F के बराबर है। इसका मतलब जैसे जैसे F चेंज होगा वैसे वैसे F डैश भी चेंज होगा।
तो इस सिचुएशन में हम लोग एफ डैश की जगह एफ लिख सकते हैं, लेकिन डी एक्स की जगह हम माइनस डी आर लिख देंगे और कॉस ज़ीरो की जगह 1। बहुत ध्यान से देखिए, कॉस ज़ीरो की जगह 1 लिख दिया, ये आ गया माइनस एफ डी आर। एफ की क्या वैल्यू थी? एफ की वैल्यू थी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये डी आर आ गया। अब हम लोग इस डी डब्ल्यू को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। डी डब्ल्यू क्या चीज़ है? डी डब्ल्यू है वर्क डन इन मूविंग Q2 थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस। आप ये ए से बी ले जा रहे हैं, ए से बी क्या है? ए से बी है माइनस डी आर, ए से बी, क्योंकि हमको इन्फिनिटी से लाना है। तो अब जब हम यहाँ आर की लिमिट लगाएंगे तो आर की लिमिट इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी और पी पर आर की लिमिट हो गई आर पी। यहाँ पर लिमिट यही लगा देंगे इन्फिनिटी से पी, तो वर्क डन क्या आ गया? इन्फिनिटी टू पी, ये आ गया माइनस के कॉमन, Q1 कॉमन, Q2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर डी आर अपॉन आर स्क्वायर, और ये लिमिट हमारी इन्फिनिटी से आर पी। ठीक है, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जो बायो के स्टूडेंट हैं वो उससे भी ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। ध्यान से देखिए, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ये नहीं जानते कि x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला x टू दी पावर n+1 बाय n+1 है, इसका मतलब वो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट तो एक बार देख के समझ ही जाते हैं। यहाँ पर आ गया डी आर अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब ये आ रहा है r टू दी पावर -2 डी आर। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा r टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इसका मतलब -1 अपॉन -1, इसका मतलब दिस इज बिकमिंग -1 अपॉन r। लिमिट रखना, देखिए क्या होता है, लिमिट रखने का ये प्रिंसिपल होता है कि अगर हम यहाँ पर लिमिट रखना चाह रहे हैं तो वो कहते हैं इन्फिनिटी से आर पी, यहाँ पर ये ऐसे करके लिमिट लगाते हैं इन्फिनिटी से आर पी, ये आ गया ये इन्फिनिटी से आर पी। बहुत ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस टाइम्स 1 अपॉन आर पी, हायर लिमिट, माइनस टाइम्स -1 अपॉन इन्फिनिटी, ये क्या आ गया? -1 अपॉन आर पी। इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आया ये आया माइनस के Q1 Q2, और इस पूरे को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस ऑफ आर पी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी वर्क डन आ रहा है उस वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है? उस वर्क डन की वैल्यू, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों ने क्या निकाला है? हम लोगों ने Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना है। कहाँ लाना है? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ लाना है, इन्फिनिटी से P, और इन्फिनिटी से P लाने में क्या हुआ? वर्क डन, ये देखिए, ये जो इन्फिनिटी से P लाने में वर्क डन यहाँ पर हुआ वो ऐसा हुआ कि ये जो सिस्टम का वर्क डन आया ये आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर पी। ये क्या चीज़ आ गई? ये आ गया, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये जो गिवन है, ये गिवन है वर्क डन, दिस इज नथिंग बट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। क्यों एक्सटर्नल एजेंसी? क्योंकि हम लोगों ने एफ डैश से वर्क कराया इन मूविंग अ चार्ज Q2। Q2 कहाँ आया? ये Q2 आया। ये Q2 इसलिए आया क्योंकि ये Q1 की प्रेजेंस में, Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P इन द फील्ड ऑफ Q1 विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन, वी कैन से दिस वर्क डन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले टॉपिक में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर जो भी नेचर ऑफ फोर्स होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी नेचर ऑफ फोर्स है वो नेचर ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये बात कहीं पर, ये जो एक्सप्रेशन आ गया है इस एक्सप्रेशन को हम लोग होल्ड करा देते हैं, और ये बात मैं यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहा हूँ कि जो भी टाइप ऑफ फोर्स है, फोर्स विल डिसाइड द नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ध्यान से समझिए, फोर्स विल डिसाइड द नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर फोर्स इलेक्ट्रिक है, काइनेटिक एनर्जी का कोई एडजेक्टिव नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है वहां। अब जैसे इसका एक एग्जांपल समझिए कि ग्रेविटेशनल के केस में, जैसे यहां पर हम लोगों ने दो चार्जेस की ये सिचुएशन निकाली, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये Q1 चार्ज आया और ये Q2 चार्ज आया। एक्चुअली क्या है कि जब आप इस Q2 चार्ज को यहां पर ले आए P पॉइंट पर, तो हम लोगों ने वर्क डन ये निकाला कि ये सिचुएशन थी, ये डिस्टेंस था। इस सिचुएशन में जो वर्क डन आया इन्फिनिटी से P पॉइंट तक Q2 को लाने में, वो आया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इसी को हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहा। हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि फॉर्मूला डिराइव हो गया, इसका मतलब शुरू हुआ है टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ये आ रही है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां पर इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक नया इशू ऐड किया। वो क्या इशू है? वो इशू ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी, अगर फोर्स अट्रैक्शन है और अगर फोर्स रिपल्शन है, इसकी स्टोरी आपने पहले पढ़ी है, लेकिन हो सकता है, मैं ये मान के चलता हूं कि हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस दैट हिज हर रीजन आपको नहीं याद है या आपने उस समय नहीं ध्यान दिया। ध्यान इज द वर्ड, वर्सटाइल मीनिंग है। वो कह रहे हैं कि जब फोर्स अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, जब फोर्स रिपल्शन होगा तब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, आप इस सिचुएशन को देखिए, आप इस सिचुएशन को देखिए, अगर इस सिचुएशन में दोनों चार्जेस, ये दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज होते, दोनों चार्ज, एक चार्ज नहीं, दोनों चार्ज अगर नेगेटिव होते, तो क्या होता? तो क्या इन फोर्सेस का डायरेक्शन बदलता? नहीं बदलता। आप इसी के पैरेलल यहाँ पर मैं एक दूसरे कलर से बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि इसमें कुछ हौच पौच हो गया। ये एक चार्ज, सॉरी, ये एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन अगर एक नेगेटिव चार्ज के साथ होती कि Q1 चार्ज नेगेटिव होता और ये A पॉइंट था और यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा नेगेटिव चार्ज रखा होता। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में F का डायरेक्शन ये होगा। F क्या चीज़ थी? F वो फोर्स था जो एग्जिस्टिंग फील्ड लगाती है Q2 पर। यहाँ पर ये F कौन सा फोर्स था? ये लगा रहा था। ये F कौन सा फोर्स है जो ये लगाएगा? इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर बिल्कुल नहीं वेरी करेगा। अगर ये डिस्टेंस भी हम लोग यहाँ पर R ले लेंगे, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड होगा। और F डैश यहाँ लगेगा, ये यहां पर भी वही सिचुएशन होगी, क्योंकि जो डेफिनीशन, जनरल डेफिनीशन है, जनरल डेफिनीशन जो पोटेंशियल की है, उसमें वो कहीं ये नहीं कहते कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल या नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, या पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी या नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल वर्ड एबिलिटी से रिलेटेड है, इसलिए उसमें वर्क किया जाता है। पोटेंशियल जैसे क्या, वो एक जो सिंपल डेफिनीशन, जब आप छोटे बच्चे थे तब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वो एनर्जी जो मोशन में है, या जो जब वो एनर्जी जो उसके मोशन को जस्टिफाई करती, उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। और मैं क्या कह रहा हूं? वो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स फील्ड is defined as potential energy।
सिंगल चार्ज की काइनेटिक एनर्जी डिफाइन की जा सकती है, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन की जा सकती। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी, क्यों? क्योंकि जिस सिंगल चार्ज की आप काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, वो उसके मोशन को मेंटेन कर रहा है। और जो फोर्स लगाने वाली एजेंसी है, अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, आप एक चार्ज के मोशन की बात कर रहे हैं, पर एक्चुअली तो यहां पर दोनों चार्ज मूव करेंगे।